हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो बाइडन भारत के लिए अच्छे होंगे, जो बाइडन की क्या भारत के प्रति रणनीति होगी। अब यूएस इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं आने ही वाले हैं और ये एक सेफली प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो बाइडन ही इलेक्शन जीतेंगे। ऐसे में जो बाइडन की रणनीति भारत के लिए क्या होगी, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और यूएस के जो रिलेशन है इंडिया के साथ उनको भी हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो पिछले 30 सालों में कैसे रहे हैं, और तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो बाइडन की रणनीति भारत के लिए क्या होगी। हम इसको आइसोलेटेड नहीं देख सकते। इसके लिए हमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते कैसे रहे हैं। और मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा, मैं 70 के दशक की या 80 के दशक की बात नहीं करूंगा, मैं रिचर्ड निक्सन या जिमी कार्टर की बात नहीं करूंगा। मैं स्टार्ट करता हूं 1991 से। भारत और अमेरिका के बीच एक तनाव था। इन्हें एक वर्ड यूज करते थे, एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज, यानी हम दोनों बहुत बड़ी लोकतंत्र हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके बावजूद एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज कहा जाता था। यानी जो डेमोक्रेसी हैं दोनों के बीच में तनाव है, कहीं ना कहीं मतभेद है। तो इनको सुलझाने के लिए सबसे पहला प्रयास नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जब आई थी उसके समय हुआ था। 1991 में एक किक लाइटर प्रपोजल आया। किक लाइटर जो थे, क्लॉड किक लाइटर इनका पूरा नाम था, ये अमेरिका के आर्मी कमांडर थे और इन्होंने ये सजेस्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन होना चाहिए। राइट, तो जो भी हमारी 3 सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके बीच में एरियाज ऑफ कॉपरेशन हो सकते हैं। इसमें फिर थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, बहुत थोड़ी, लेकिन उसके बाद ये रिश्ते फिर बहुत ज़्यादा खराब हो गए जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट करना हमारे लिए ज़रूरी भी था। हम पहले ही जानते थे कि अमेरिका की तरफ से हमें वार्निंग है कई तरह की कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने यह कहा कि पिछले 3000 सालों में आज तक भारत ने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है, लेकिन भारत इतने लंबे समय तक गुलाम रहा, भारत में लगातार इन्वेडर्स आते गए, तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी सीखनी होगी। इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी थे। न्यूक्लियर पावर बनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल था, अनिवार्य था। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए तो अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और साथ ही साथ इंटरनेशनली हमें कंडेम किया। एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है हमें हमारा खंडन किया देश का, एक तरह से कह सकते हैं दुष्प्रचार भी किया कुछ हद तक कि भारत जो है वो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है इत्यादि। यहां पर जसवंत सिंह का बहुत एक अहम रोल रहा। अब हम बात कर रहे हैं 1998 का जो टाइम है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो लगातार 6 साल तक चली, 2004 तक। उस समय दोनों देशों के बीच में जो ये तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका था भारत और अमेरिका के बीच में, उसको सुलझाने के लिए जसवंत सिंह, जो उस वक्त हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने 18 बार बातें की उस वक्त अमेरिका के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, जिसे वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है, मिस्टर स्ट्रोब टेलबॉट के साथ। और जसवंत सिंह सफल रहे इस तनाव को कम करने में। जब 18 महीने बीत गए तो हम बात कर रहे हैं, अब आ चुका है लगभग सन 2000। तो कुछ ना कुछ परसेप्शन चेंज हुई भारत को लेके। अमेरिका जो है वो थोड़ा सा सकारात्मक हुआ। इसी चीज को भुनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आमंत्रण भेजा कि वो दिल्ली आए, और बिल क्लिंटन ने वो एक्सेप्ट किया। तो बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हैं, वो 22 साल के बाद कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया। इससे पहले 1978 में जो हैं जिमी कार्टर, वो भारत आए थे। तो 22 साल के बाद एक अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बड़ी सक्सेस थी। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एस्ट्रेंज डेमोक्रेसी से अब हम एक एंगेज्ड नेचुरल एलाइज बन के उभरे, क्योंकि दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं, तो एक कहीं ना कहीं शेयर्ड कल्चर दोनों कंट्रीज में देखने को मिलता है। हम एस्ट्रेंज से फाइनली एंगेज्ड हो गए, दोनों देशों के बीच में बातें होनी शुरू हो गई। जब बिल क्लिंटन भारत आए, उसको एक वाटरशेड मोमेंट की तरह देखा गया, यानी एक ऐसे देखा गया कि अब एक नई शुरुआत हुई है। इसी चीज का फायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर और उठाया, और उन्होंने अमेरिका में 4 विजिट किए। इनमें वो 2001 में गए, ठीक है, फिर उसके बाद वो इनफैक्ट 2001 में वो 2 बार गए, 2002 में गए, 2003 में गए।
लेकिन यहां पे आप ये समझिए 2001 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बन गए थे तब तक जॉर्ज बुश। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जॉर्ज बुश के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि सन 2001 में 9/11 हुआ, यानी अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला हुआ। 2001 में ही भारत की संसद पर भी हमला हुआ। 2002 में भारत में अक्षरधाम मंदिर में हमला हुआ। 2003 में भारत में मुंबई ब्लास्ट हुए। तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका आतंकवाद को लेकर दोनों परेशान थे और इस चीज को अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छे से भांप गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 2001 में उन्होंने विजिट किया, अमेरिका को विजिट किया, तो प्रेसिडेंट बुश उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ एक इस तरह से देखा जैसे एक नई शुरुआत हो रही है और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी वो एग्री कर गए। यानी अमेरिका की जो भारत के प्रति पॉलिसी हैं वो धीरे धीरे लिबरलाइज होने लगी। जो पहले बहुत ही हार्ड बेंट माइंड था अमेरिका का कि वो इंडिया के साथ किसी भी तरह कॉपरेट नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगा। जॉर्ज बुश ने यह कहा जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे कि भारत और अमेरिका आतंकवाद को खत्म करने के लिए साथ काम करेंगे। तो भारत को एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट यह भी मिला कि भारत और अमेरिका आतंकवाद को खत्म करने के लिए दोनों एक प्रतिबद्ध थे और यह एक कॉमन पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट भी होने लगा। उसके बाद ये समय बीत गया 2004 तक। ये समय 2004 का वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और फिर एक नया कोलिशन गवर्नमेंट आया जिसको हेड किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कोलिशन इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो थी उस वक्त लेफ्ट का सपोर्ट उसे था। और मनमोहन सिंह ने जो जॉर्ज बुश, क्योंकि जॉर्ज बुश 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए होता है, तो 2 टर्म्स यानी 8 साल। तो जब तक जॉर्ज बुश रहे तब तक मनमोहन सिंह ने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा आगे एक नए स्तर पर वो ले गए। जॉर्ज बुश भारत आए, वो 2006 की बात है ये, जब वो भारत आए थे, और मनमोहन सिंह ने एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत और अमेरिका के बीच में थी, कहीं ना कहीं जिसे न्यूक्लियर अपार्थाइड बोला जाता था, एक वर्ड यूज किया जाता था न्यूक्लियर अपार्थाइड, यानी हमारे जो रिश्ते थे दोनों देशों के बीच में वो दे वर हेल्ड हॉस्टेज बाय दिस न्यूक्लियर पॉलिसी। तो जॉर्ज बुश जब इंडिया आए तो जो सबसे अहम चीज हुई वो ये हुई कि न्यूक्लियर डील साइन हुई। न्यूक्लियर डील क्या होती है इसको समझिए। देखो, भारत एक न्यूक्लियर शक्ति था, 1998 में भारत न्यूक्लियर शक्ति बन गया। अब न्यूक्लियर शक्ति बन गया तो भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सारे फ्यूल चाहिए। और ये फ्यूल भारत को कौन देता है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भारत को ये फ्यूल दे सकता है। तो अमेरिका इस बात के लिए एग्री कर गया कि भारत को वो कई तरह के छूट दिलवा देगा, वेवर्स दिलवा देगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। कहीं ना कहीं वो भारत के लिए जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल, वो अवेलेबल करवा देगा, लेकिन भारत को ये गारंटी देनी होगी कि वो इस न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करेगा, यानी वो सिविल सप्लाईज के लिए यूज करेगा, उसे मिलिट्री सप्लाईज के लिए यूज नहीं करेगा, यानी उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज नहीं करेगा। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डील। तो भारत ने इस बात को एग्री किया कि आप जो हमें वेवर दे रहे हैं, आप जो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, हम उसका सिविल यूज करेंगे, मिलिट्री यूज नहीं करेंगे। क्योंकि मिलिट्री यूज अगर करेंगे तो फिर देशों के बीच में एक न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर एक होड़ शुरू हो जाएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अच्छा नहीं है। यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि भारत ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की हुई है। इसका मतलब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आजाद हैं, हम जितने चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की है। और उसके बावजूद अमेरिका ने हमें ये वेवर्स दिए। ये मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ने इंडिया को रिकॉग्नाइज कर लिया न्यूक्लियर पावर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, जॉर्ज बुश ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी इंडिया के सराहा, और जॉर्ज बुश प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ खुलकर बोले, यानी वो फ्री ट्रेड चाहते थे और वो संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ थे। इनफैक्ट जब जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस छोड़ा, फाइनली जब जॉर्ज बुश ने अमेरिका राष्ट्रपति का पद छोड़ा, तो व्हाइट हाउस ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। उसमें भारत के साथ जो अमेरिका के सुधरते रिश्ते थे, उनको जॉर्ज बुश की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना गया। इससे ही पता चलता है कि अमेरिका भारत के प्रति जो अपना रुख है वो पूरी तरह से अब बदल चुका था।
मनमोहन सिंह और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा पाए अमेरिका से, जैसे ओपन स्काइज एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट और कई सारे एमओयू भी साइन हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। दोनों देशों के बीच में ट्रेड, बिजनेस वगैरह भी बहुत तेजी से बढ़ा। अब हम बात करते हैं शिफ्ट, जब अमेरिका में शिफ्ट हुआ, 2008 की बात करता हूं मैं, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बैरक ओबामा और मनमोहन सिंह के बीच पहले भी कई सारी मीटिंग हो चुकी थी, क्योंकि मनमोहन सिंह अमेरिका में काम करते थे, वहां पे 5 बार ये लोग पहले ही मिल चुके थे। तो जब बैरक ओबामा इंडिया आए 2010 में, तो ऑलरेडी जो मनमोहन सिंह और ओबामा के बीच में एक अच्छी कॉमरेडरी थी, एक अच्छी समन्वयता थी, वो सामने आई। बैरक ओबामा ने भारत की संसद को भी उद्बोधन दिया, यानी उन्होंने एड्रेस किया इंडियन पार्लियामेंट को। और अब आप देखें अगर, तो लगातार बैरक ओबामा तीसरे राष्ट्रपति थे जो भारत आए। ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस बिल क्लिंटन के साथ, फिर जॉर्ज बुश और फिर बैरक ओबामा। बैरक ओबामा ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में भी पार्टिसिपेट किया, एंटरप्रेन्योरशिप समिट में भी पार्टिसिपेट किया मुंबई में। बैरक ओबामा ने भारत की पार्लियामेंट को यह कहा, और यह बहुत सिग्निफिकेंट है, कि मैं चाहता हूं कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, परमानेंट मेंबर बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए उन्होंने भारत को सपोर्ट किया। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हम इन संगठनों के मेंबर बनने के लिए भी भारत का सपोर्ट करते हैं। और ये आप याद रखना, जब मैं आगे आपको 2018, 2017 की बात करूंगा। 2010 में बैरक ओबामा ने कहा, जब भारत आए थे, तो उन्होंने कहा भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी बनना चाहिए, MTCR का मेंबर भी बनना चाहिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर भी बनना चाहिए, और वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर भी बनना चाहिए। यह बैरक ओबामा ने 2010 में हमें सपोर्ट दिया इन सब के लिए। तो यह भी मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम बात करते हैं, जब सरकार बदली भारत में 2014 में, फिर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ। उस वक्त बैरक ओबामा दूसरी बार भारत आए 2015 में। ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो भारत 2 बार आए, और ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे। राइट, चीफ गेस्ट, इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उस वक्त की फोटो है, जब प्रधानमंत्री मोदी और बैरक ओबामा चाय पी रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सर्व कर रहे हैं हैदराबाद हाउस के बाहर, और ये काफ़ी वायरल हुई थी फोटो उस वक्त। इससे एक तरह से हम एक पोस्चरिंग कर रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो भारत और अमेरिका के रिश्ते अब इस लेवल पर हैं, जहां पे उनके जो सबसे ताकतवर लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, वो एक ऐसे साथ में घूम रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जैसे हम एक नेचुरल एलाइज हों। हमने ओबामा जी जब 2015 में आए, तो हमने हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी रिन्यू किया, और भारत ने अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने अमेरिका को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया, और ये लीगल बेस पे किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कर दिया कि इसको वापस ले लेंगे। दिस वॉज अ लीगल प्रोसेस। तो ओबामा ने भारत को बहुत सपोर्ट किया। ओबामा के टाइम में हमें बहुत सारे लोन्स मिलने लगे, जैसे $4 बिलियन का लोन उन्होंने अनाउंस किया था यूएस बैंक्स की तरफ से भारत के लिए, 2 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। इतना ही नहीं, 1 बिलियन का जो लोन है एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के लिए दिया। और ओबामा के टाइम में लेमोआ हमने साइन किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, जो रसद होता है डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए, रसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट ओबामा जब जाने ही वाले थे 2016 में, उससे पहले लेमोआ हमने साइन कर लिया था। तो ओबामा के समय में जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हुए। ओबामा भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 8 साल के लिए रहे। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप 2016 में। तो इनके 4 साल किस तरह से देखे जाएं? अब देखिए ट्रंप के दौरान क्या क्या चीजें हुई हैं। हमने कॉमकासा साइन किया है, हमने बैका साइन करा है, राइट। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ जो साइन हुए हैं। यानी लेमोआ हमने ओबामा के टाइम में साइन किया 2016 में, कॉमकासा साइन किया हमने 2018 में, और बैका साइन किया है 2020 में। फिर भारत देखिए अब किस किस का मेंबर बन गया है। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर बन गया है, MTCR। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बन गया है भारत 2018 में, और MTCR का भी मेंबर भारत बना 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के समय। और भारत ने वासेनार अरेंजमेंट भी ज्वाइन कर लिया 2017 में। यानी जो बातें 2010 में स्टार्ट हुई थी मनमोहन सिंह के समय में, उनका मोमेंटम बढ़ता गया, और वो मोमेंटम बढ़ते बढ़ते फाइनली भारत को 8 साल में इतने इंपॉर्टेंट संगठनों की सदस्यता मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप तो इनफैक्ट कहा जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर हैं तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बनने का रास्ता साफ हो जाता है। भारत अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बना है, क्योंकि इसमें चाइना ने हमारी जो बिड थी उसको कैंसिल कर दिया था पाकिस्तान का बहाना बनाकर। लेकिन
आने वाले समय में अभी मोमेंटम धीरे धीरे बन रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर भी एक दिन जरूर बन जाएंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप के टाइम में 2+2 वार्ताएं शुरू हुई। दोनों देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपस में उनके डायलॉग्स रेगुलर रूप से आयोजित किए गए। अमेरिका इंडो पैसिफिक पे उनका फोकस बढ़ने लगा और इंडो पैसिफिक में फिर क्वाड एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर अब धीरे धीरे उभर रहा है। क्वाड के जो कंटूर हैं वो फाइन ट्यून हो रहे हैं, क्वाड अपनी शक्ति बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए। यह सब ट्रंप के अंडर हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस कॉपरेशन है, अमेरिका से बहुत ज़्यादा हथियार भारत खरीद रहा है, कई तरह के हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी राइफल हैं, चाहे वो सिग सॉर हो, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो। इनफैक्ट 2005 में हम अमेरिका से लगभग $400 मिलियन के डिफेंस एक्विजिशन करते थे, अब ये बढ़ के लगभग 18 बिलियन हो चुका है। यानी भारत लगभग $18 बिलियन के ऑर्डर अमेरिका को दे चुका है 2020 में। 2019 में दोनों देशों के बीच जो व्यापार है $150 अरब पहुंच चुका है, जो कि भारत का किसी भी विदेशी कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार है। चाइना से हमारा व्यापार सबसे ज़्यादा होता था 2018 तक, लेकिन अमेरिका रिप्लेस कर लिया अमेरिका ने चाइना को 2018-19 में, और आज अमेरिका भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। इतना ही नहीं, भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड डेफिसिट नहीं है। चीन के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, राइट, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा 18 से 20 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका के साथ हम $150 अरब का व्यापार करते हैं द्विपक्षी बाइलेटरल, तो उसमें हम अमेरिका से सामान खरीदते कम है और अमेरिका को बेचते ज्यादा हैं, यानी ये हमारे हित में है। अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। तो ट्रेड जो है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि ट्रंप के टाइम में सब चीजें इतनी स्मूथ नहीं चली जितना लगता है। ट्रंप किस तरह के व्यक्ति हैं आप ये समझिए। पहले देखिए, ट्रंप इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं, वो एक ट्रांसैक्शनल व्यक्ति हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है फायदे की रिलेशनशिप, ठीक है। ट्रांसैक्शनल मतलब होता है जो ऐसा रिश्ता कायम करना जहां आपका फायदा हो और वहां से हट जाना जहां पे आपका फायदा ना हो। तो इस तरह की रिलेशनशिप ट्रंप ने भारत के साथ रखी है। आप ये एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया है जैसे ट्रंप हर जगह भारत की मदद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप मीडिया पे मत जाइए, आप जो रियलिटी है उस पे जाइए। जब जब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा है कि भारत पे कठोर होना चाहिए, वो कठोर हुए। जब उन्हें लगा कि उनका फायदा हो जाए और हथियार बेचना फॉर एग्जाम्पल, भारत का कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट या किसी भी तरह का, तो फिर उन्होंने भारत को वहां पे सपोर्ट किया, लेकिन भारत के प्रति बहुत ज्यादा कड़ा रुख भी अख्तियार किया। चाइना का भी यही हाल है, चाइना पे वो डबल टॉक बहुत करते हैं, चाइना के प्रति वो कठोर रहे, नो डाउट इसमें। ओबामा तो इनफैक्ट चाइना का उन्होंने जो राइज है उसको एड किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चाइना के प्रति जो नीति रही वो कठोर रही। लेकिन जब जब समय आया तो उन्होंने चाइना के प्रति नरम रुख भी रखा। अब यहां पे आप ये समझिए कि ट्रंप के शासन में जो दोनों देशों के बीच में कंटेंशन कहां पे रहा, ट्रेड, व्यापार को लेकर। ये जो सरप्लस हम एंजॉय कर रहे थे, 18 से 20 बिलियन डॉलर का भारत का जो सरप्लस था, ट्रंप ने कहा इसको कम करने के लिए, राइट। तो हमें ये कम करना पड़ा ट्रंप के कहने पर। ट्रंप ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से रिमूव कर दिया। इसका मतलब यह है, भारत अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था लगभग $6 अरब तक, $6 बिलियन तक लगभग भारत को ड्यूटी फ्री भारत एक्सपोर्ट कर पाता था। यानी भारत अमेरिका में जो चीजें बेचता था उन पर ड्यूटी नहीं लगती थी। तो ये लगभग $6 बिलियन तक हम एंजॉय करते थे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत, जो हमें प्रिविलेजेस मिलते थे। ट्रंप ने वो सब बंद करवा दिए, ठीक है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते रहे हमेशा से कि भारत अपना जो मार्केट है वो अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारी जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और डेयरी इंटरेस्ट हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हम अपने ही किसानों से प्रॉपर खरीद लें वही बहुत है कि हम अमेरिका के किसानों से खरीदें। इसीलिए भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया। तो इसके बारे में मैं ट्रंप की पर्सनैलिटी और ट्रंप के साथ जो हमारी चीजें हैं उन पे और आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं अब थोड़ा सा जो बाइडन की तरफ आता हूं। देखो, जो बाइडन जो हैं ये अमेरिका और भारत के बीच में जो इस वक्त मजबूत हैं रिश्ते, उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक उनकी स्टेट पॉलिसी है। जब मैं स्टेट पॉलिसी बोलता हूं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में स्टेट मतलब होता है कंट्री। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे जो बाइडन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो बाइडन ने भारत में जो एनआरसी और सीएए है उसकी निंदा की है।
जो हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत लेकर आना चाहता है, उसकी उन्होंने निंदा करी है। इनफैक्ट कश्मीर पर भी उनके जो विचार हैं वो थोड़े अलग हैं। उन्होंने उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट जो बाइडेन की, तो उस पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में पढ़ के आपको बताता हूं। कश्मीर में भारत की सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो वहां पे डिसेंट को रोका है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको रोका है, वहां पे जो इंटरनेट वीक कर दिया है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। ये जो बाइडेन के शब्द हैं। जो बाइडेन भारत की सरकार ने कश्मीर में जो भी अंकुश लगाए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी। और जो बाइडेन की वेबसाइट पे ये भी लिखा है कि ये जो CAA NRC वगैरह चीजें हैं, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं, और ये एक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी, मल्टी एथनिसिटी के खिलाफ हैं। देखिए, आप यहां पे ये भी समझिए कि जो डेमोक्रेट्स होते हैं उनका वोट बैंक क्या है। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक तो होते हैं इमिग्रेंट्स, यानी अमेरिका में वो लोग जो पिछले कम से कम 50-100 सालों में आके वहां बस गए हैं या जो वहां पे काम कर रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि डेमोक्रेट्स की जो इमिग्रेंट्स के प्रति पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा लिबरल होती है और ट्रंप की उतनी ही कठोर है। तो ऐसे में इमिग्रेंट्स को के वोट अगर चाहिए तो आपको हमेशा जो है प्लूरैलिटी जिसे बोलते हैं, एक डाइवर्सिटी, उसकी प्रशंसा करनी होगी, राइट। तो जो बाइडेन ने ये जो कहा है, ये एक कहीं ना कहीं भारत की सरकार को हर्ट कर सकता है। भारत की सरकार, उनकी जो भारत के प्रति रुख होगा वो निशर्त नहीं होगा, इससे ये पता चलता है। सपोर्ट तो रहेगा अमेरिका का पूरा, लेकिन वो बिना शर्त नहीं रहेगा। इनफैक्ट कमला हैरिस, उन्होंने कश्मीर पे बयान दिए हैं, वी हैव टू रिमाइंड कश्मीरी दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड। हमें कश्मीर के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूं कि वो अकेले नहीं हैं। हम कश्मीर पे पूरी नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम उसमें बीच में अब इंटरवीन करेंगे, हम अपना भी मत रखेंगे। तो डेमोक्रेट्स जो हैं उनके इमिग्रेंट्स के प्रति हमेशा बहुत ज्यादा लिबरल थॉट्स रहे हैं। इमिग्रेंट्स उनका वोट बैंक है, तो वो ह्यूमन राइट्स पे, मानवाधिकारों पे, प्लूरलिज्म पे, डाइवर्सिटी पे, सेकुलरिज्म पे, इन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात का भारत को ध्यान रखना होगा। इनफैक्ट कमला हैरिस जो हैं उन्होंने हाउडी मोदी इवेंट भी अटेंड नहीं किया था। हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था ह्यूस्टन में, उसको भी अटेंड नहीं किया था कमला हैरिस ने। और मैं ऐसा समझता हूं कि कमला हैरिस की जो ये स्टेटमेंट है, हालांकि थोड़ी सी हमें नेगेटिव लगती है, लेकिन ये और नेगेटिव हो सकती थी, क्योंकि चुनाव के पहले का समय है और भारत इस वक्त अमेरिका में 40 लाख भारतीय हैं जो हैं, जिनमें से वोट डालने वाले हैं 1.2 मिलियन, यानी इंडियन अमेरिकन वोट जो हैं वो हैं 1.2 मिलियन। तो वो उनको भी ध्यान में रख के ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये रिलेटिवली कम है, और एक बार चुनाव अगर ये जीत गई तो इनका रुख थोड़ा सख्त हो सकता है इस चीज के प्रति। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2015 में मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं यहां पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच, ठीक है, क्या डिफरेंस है यहां पे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितने अलग थे और डेमोक्रेट, जैसे ओबामा थे डेमोक्रेट, तो वो कितने अलग थे। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि ये लोग मानवाधिकारों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जनवरी 2015 में बैरक ओबामा इंडिया आए थे, मैंने आपको बताया रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे वो। उस वक्त भारत में ये घर वापसी को लेकर काफी वो चल रहा था, विवाद चल रहा था कि माइनॉरिटीज का रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है या हिंदूज का रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, तो वापस उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करेंगे, और ये सब बातें चल रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन थी वातावरण में। बैरक ओबामा ने दिल्ली में स्पीच दिया, और बैरक ओबामा ने दिल्ली में स्पीच दिया तो देखिए क्या कहा। भारत के घर में आके दिल्ली में, राजधानी में, बैरक ओबामा के शब्द आपको बताता हूं एग्जैक्ट। No society is immune from the darkest impulses of the man, and too often religion has been used to tap into those instead of the light of God. वो कहते हैं कि धर्म का इस्तेमाल भगवान को पाने के लिए नहीं, बल्कि आजकल फायदों के लिए किया जाता है। धर्म का इस्तेमाल जो है वो हमारी जो डार्केस्ट इंपल्सेस हैं, यानी फायदे के लिए जो आदमी अपनी मुख्तियारी, अपनी जो एक विल है उसको थोपता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर पर्सन को यह अधिकार है कि वो किसी भी धर्म, किसी भी फेथ का पालन कर सके। उसे किसी भी तरह का फियर नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बैरक ओबामा ने दिल्ली में कहा है। इनफैक्ट जैसे ही बैरक ओबामा भारत से अमेरिका वापस पहुंचे जनवरी 2015 में, उनका स्टेटमेंट यह था अमेरिका जाते ही कि महात्मा गांधी अगर आज जिंदा होते तो वो शर्म से पानी पानी हो जाते ये देखकर कि भारत में रिलीजियस इनटॉलरेंस कितना बढ़ रहा है, यानी कि भारत में जो धार्मिक असहिष्णुता जो है वो बढ़ रही है। इसको देख के महात्मा गांधी जी वुड हैव बीन अशेम्ड। तो ये बैरक ओबामा के शब्द थे।
अब इसकी तुलना मैं डोनाल्ड ट्रंप से करता हूं। तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, उस वक्त दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली में रिलीजियस वायलेंस चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई भी भारत की निंदा नहीं की, कोई किसी तरह का कुछ नहीं किया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू लीव दैट टू इंडिया एंड होपफुली दे विल मेक द राइट डिसीजन। मैं ये भारत पे छोड़ता हूं, भारत का अपना मामला है, मैं उम्मीद करता हूं भारत सही निर्णय लेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जो दिल्ली में अशांति चल रही थी और काफी लोग मारे गए थे, ये दंगे कोई छोटे नहीं थे, एक रिलेटिवली बड़े दंगे थे, तो उसके कोई भारत का खंडन नहीं किया, भारत की निंदा नहीं की। सिंपल उन्होंने बस ये कहा कि मैं ये भारत पे छोड़ता हूं, भारत अपना जो है निर्णय लेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो सही डिसीजन लेंगे। तो ट्रंप ने भारत को एक फ्री पास सा दे रखा है इस मामले में। और इससे पता चलता है कि ट्रंप जो है वो सिर्फ एक ट्रांसैक्शनल पर्सन है, एक बिजनेस की नज़र से चीज़ों को देखते हैं कि जहां उन्हें फायदा दिखे बस उसी चीज़ पे वो बोलेंगे, और वरना उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो ये मैं एक बताना चाह रहा था आपको, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बहुत बड़ा फर्क है कि डेमोक्रेट्स उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से अमेरिका में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो डेमोक्रेट्स के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा कि एक चाइना कॉमन एनिमी है भारत और अमेरिका का, कि उसकी वजह से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। भारत को जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें, इनका ध्यान रखना होगा। अच्छा, जो बाइडन ने जो न्यूक्लियर डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच साइन, उसमें जो बाइडन का काफी बड़ा हाथ था। इनफैक्ट जब बैरक ओबामा 8 साल अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्हीं 8 साल अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे जो बाइडन। और ओबामा के समय में आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ऊपर गए, तो ऐसे में वो उपराष्ट्रपति थे, तो इन्हें भी श्रेय मिलना चाहिए कि इनका भी बहुत बड़ा रोल था भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों को मजबूत करने में। अमेरिका की जो प्रो इंडिया पॉलिसी रही है पिछले 20 सालों में, मैं कह सकता हूं बिल क्लिंटन के समय से, वो चेंज नहीं होगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे भी उसकी निर्भरता कम हो रही है, ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। क्यों निर्भरता कम हो रही है? अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत क्यों थी? अफगानिस्तान से पुल आउट करने के लिए, और वो अमेरिका अब कर रहा है धीरे धीरे। जो कतर में डील साइन हुई थी तालिबान के साथ, पीस डील साइन हुई थी, तो उसमें अमेरिका धीरे धीरे अपना विड्रॉल स्विफ्ट कर रहा है अफगानिस्तान से। ऐसे में उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो डील हुई थी उसमें पाकिस्तान ब्रोकर था बीच में। दूसरी बात, चाइना के साथ अमेरिका की हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, खासतौर पे साउथ चाइना सी में, तो ऐसे में अमेरिका को भारत की जरूरत बनी रहेगी, और इसीलिए जो रिलेशन है वो और बढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा। और जो बाइडन है उनकी जो वीजा रिस्ट्रिक्शन है वो काफी कम है, लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी है, तो उससे उन इंडियंस को फायदा होगा जो अमेरिका में नौकरियां कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये बिजनेसमैन वाला स्टाइल था, इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जब अमेरिका ने भारत को कहा कि भाई ईरान से तेल मत खरीदो, क्योंकि ईरान से जो न्यूक्लियर डील थी अमेरिका ने साइन हटा दी, वो पीस डील जो ईरान के साथ साइन की थी ओबामा के समय में, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दी। तो अमेरिका ने भारत को कहा आप ईरान से तेल मत खरीदो। अब ये याद रखिए, हमारी ऑटोनॉमी के खिलाफ है, भारत की स्वायत्तता के खिलाफ है, भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है कि कोई दूसरा देश भारत को बता रहा है कि आप इस देश से बिजनेस करो, इस देश से बिजनेस मत करो। लेकिन भारत ने इनिशियली तो रिलक्टेंट था, इंडिया ने कंटिन्यू किया, तो अमेरिका एक कानून लेकर आ गया 2017 में, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यानी अगर अमेरिका की बात नहीं मानी जाएगी तो उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। और अगर भारत, सारे कंट्री डॉलर में व्यापार करते हैं, यूएसडी डॉलर में व्यापार करते हैं, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस हर्ट करेंगे, क्योंकि दो कंट्री अगर डॉलर में व्यापार करते हैं तो डॉलर बदलवाने तो अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका उसको मना कर देगा, तो आपसे कोई व्यापार ही नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक सैंक्शन जब लगते हैं किसी कंट्री पे, तो उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब जाती है, जैसे हमने देखा टर्की की, जैसे हमने देखा ईरान की, जैसे हमने देखा कुछ हद तक रशिया की। तो ये सारी इकोनॉमीज जो हैं आज फेल्ड इकोनॉमीज मानी जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस इन पे लगे हुए हैं। तो काटसा की वजह से भारत की विदेश नीति बदली और भारत ने ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी जगह आज भारत तेल खरीद रहा है, इराक से खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा तेल तो हम इराक से खरीद रहे हैं, सऊदी अरब से खरीद रहे हैं, हम अंगोला से खरीद रहे हैं, तो इन कंट्री से हम तेल खरीद रहे हैं, नाइजीरिया से खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान से नहीं खरीद रहे हैं। यानी कि भारत की विदेश नीति पे अतिक्रमण इसे माना जाएगा। भारत की जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उस पर अमेरिका इंपेंज कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका कह रहा है अब रशिया से वेपन मत खरीदो। S-400 भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम कब से खरीदना चाहता है, अब तक नहीं खरीद पाया है अमेरिका की वजह से। तो हम रूस से भी हथियार नहीं खरीद पा रहे हैं काटसा की वजह से।
तो ये मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है, जहां मैं पूरी दुनिया को अपना एक एडवर्सरी देखता हूं, जैसे हर कंट्री अमेरिका को हर्ट करना चाहता है इकोनॉमिकली, तो जहां जहां मुझे लगेगा कि फायदा नहीं है मैं बाहर हो जाऊंगा। एक एग्जांपल और देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़ दिया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21 जो कम से कम 20-25 साल के नेगोशिएशन के बाद साइन हुआ था कंट्रीज के बीच में, अमेरिका ने उससे पुल आउट कर लिया। क्यों किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह था कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में अमेरिका इकोनॉमिकली हर्ट होता है, अमेरिका को जो गरीब देश है उनको पैसा देना पड़ेगा जिससे वो टेक्नोलॉजी अपनी अपग्रेड कर सकें। तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गए वो। इनफैक्ट उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ दी, मानवाधिकार परिषद को भी छोड़ दिया, यूनेस्को को छोड़ दिया, यूनेस्को से भी पुल आउट कर लिया। तो ये एक और उनका जो 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 ट्रांसैक्शनल नेचर है उसको दिखाता है। अमेरिका तो इन चीज़ों में लीडर होता था, जो ये यूनेस्को है या ह्यूमन राइट्स काउंसिल है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इनमें अमेरिका लीडरशिप पोजीशन पे था, पर अमेरिका इनसे ही बाहर हो गया। अब जो बाइडन जब आएंगे तो ईरान से वो दोबारा पीस डील साइन करेंगे और भारत फिर से ईरान से तेल खरीद पाएगा। ईरान हमें सस्ता तेल देता है, सबसे बड़ी बात है ईरान जो हमें तेल बेचता है सस्ता तो है लेकिन हम उसे बाद में भी चुका सकते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ईरान हमें देता है। और भारत छाबर पोर्ट भी दोबारा डेवलप कर पाएगा जो अभी एक होल्ड पे है, शहीद बेहस्ती पोर्ट बोलते हैं जिसे। अच्छा, एक बहुत बड़ी परसेप्शन ये बनाई गई है कि जो बाइडन जो है वो चीन को लेके सख्त नहीं होंगे। चीन को लेके तो वो सख्त उन्हें होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि 2035 तक चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए। यानी चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बुलिश है, बहुत ज्यादा, वो अमेरिका को बहुत जल्दी वो पीछे छोड़ना चाहता है। तो ऐसे में क्या अमेरिका उसे होने देगा? तो जो बाइडन को अमेरिका के हितों की रक्षा करनी होगी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और चीन के प्रति सख्त होना ही पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको ये लेकिन कहना चाहूंगा, ओबामा रिलेटिवली चाइना के ऊपर सॉफ्ट थे। अगर आप भारत के जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात माने तो जब चाइना साउथ चाइना सी में एनक्रोचमेंट कर रहा था, जब वो वियतनाम के आइलैंड्स हथिया रहा था, जब वो स्कारबरो शोआल फिलीपींस के आइलैंड हथिया रहा था, तो ओबामा एकदम चुप रहे। यानी दक्षिण चीनी सागर में चीन के अतिक्रमणों पर ओबामा ने कोई भी इंटरनेशनल कॉस्ट नहीं डाली चाइना के ऊपर। तो लेकिन अब क्योंकि चाइना इतना पावरफुल है और चाइना और ज्यादा पावरफुल होना चाहता है, अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है, वो भी 2035 तक। ये शी जिनपिंग का सबसे नया प्लान आया है 2035, पहले था ये 2049, अब इसको इन्होंने 2035 कर दिया है। तो ऐसे में जो बाइडन को चीन के प्रति सख्त होना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट पे ध्यान दिया। अमेरिका फर्स्ट मतलब क्या है? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और इस छवि को मेंटेन रखने के लिए, अपने इलेक्शन प्रॉमिस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने अमेरिका को पूरे वर्ल्ड से काफी आइसोलेट कर दिया। उन्होंने संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया, राइट। बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट हैं जो उन्होंने साइन नहीं करे। इनफैक्ट भारत ने अमेरिका के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करा है ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स टेन्योर, इसे एक फेलियर माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को स्टॉप करने के लिए दीवार तक बनवा दी, वो इमिग्रेशन के इतने खिलाफ हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं ट्रेड के, उनको रीस्ट्रक्चर किया अपने हिसाब से। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनको उन्होंने क्विट कर लिया, जैसे मैंने आपको 1-2 बताए थे, जैसे यूनेस्को है, UNHRC है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है। उन्होंने दूसरे कंट्रीज पर खुल के टैरिफ लगाए अगर उन्हें लगा कि वो अमेरिकन जॉब्स को हर्ट कर रहे हैं या अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, उनके विरुद्ध हैं। और उन्होंने उन बिजनेसेस को कन्फ्रंट किया जो उन्हें लगा कि अमेरिका के रास्ते में आ सकते हैं या अमेरिका के ट्रेड सीक्रेट्स स्टील कर रहे हैं। यहीं पे उन्होंने चीन के खिलाफ कठोर स्टैंड लिया, क्योंकि चीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट करने में माहिर है। यानी चीन दूसरे कंट्रीज का जो बौद्धिक संपदा है उसे एनक्रोच करता है, उस पर अतिक्रमण करता है। लेकिन एक थॉट यह भी है इंपॉर्टेंट कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेस्टर्न अलायंस है उसे चाइना के खिलाफ वीक कर दिया। यहां पे वेस्टर्न अलायंस का मतलब है जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें एक म्यूचुअल टैसिट अंडरस्टैंडिंग था चाइना को लेकर, जैसे ब्रिटेन, जैसे फ्रांस, जैसे मैक्सिको, जैसे कनाडा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो वेस्टर्न अलायंस है उसे वीक कर दिया है। पहले जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर चाइना को अगर ओपनली कन्फ्रंट कर सकते थे, अब लेकिन उनमें आपस में ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एक अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है, तो वेस्टर्न अलायंस वीक हो गया है। तो इससे चाइना को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। जो बाइडन की जो प्रेसिडेंसी रहेगी वो लेस ट्रांसैक्शनल और
कंपेटिटिव रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन में। तो जो बाइडन का बिल्कुल सिंपल होगा, ये मेरे जो हैं साथ हैं, ये मेरे एडवर्सरीज हैं, ये मेरे एडवोकेट्स हैं, यानी ये मेरे विरोधी हैं और ये मुझे सपोर्ट करते हैं। तो एडवर्सरीज जो हैं उनके खिलाफ वो थोड़ा सा कड़ा रुख रखेंगे, और जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो कंट्री उनके एलाइज हैं, उनको वो कंसेशंस देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ यह कहना मुश्किल था कि वो किस चीज पे हमारा सपोर्ट करेंगे और किस चीज पे हमारा वो विरोध करेंगे। कुछ चीजों में वो सपोर्ट करते थे, कुछ चीजों में वो विरोध करते थे। सो ये था मेरा एनालिसिस। मुझे लगता है जो बाइडन के आने से अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे जितने डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुए थे, और एक सबसे बड़ी बात, एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक निश्चितता रहेगी, एक सर्टेनिटी रहेगी भारत और अमेरिका के रिश्तों में। तो आप मेरे एनालिसिस से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, मैं आपके विचार आमंत्रण आपको करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप नीचे कमेंट्स लिखें। कोशिश करिए कि आपके जो कमेंट्स हों वेल एजुकेटेड हों, थॉटफुल हों, लंबे कमेंट्स हों। उन्हीं कमेंट्स को हम अप्रूव करते हैं जिससे वो सब पढ़ सकें। किसी भी तरह की अभद्र भाषा, एब्यूजिव कमेंट या किसी धर्म को टारगेट करना, किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, हम एक एजुकेशन चैनल है तो इस तरह के कमेंट्स हम अप्रूव नहीं करते हैं। आप हमसे डिसएग्री भी करेंगे तो कमेंट्स आपके अप्रूव हो जाएंगे, लेकिन आपके जो काफ़ी थॉटफुल कमेंट्स होने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।